बीपीएससी ऑडिटर और 67 मेंस अच्छे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। मैं प्रेम चंद्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। इसरो पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही ख़ास टॉपिक है और मेंस क्या पीटी एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो अगर जानना है इसके बारे में पूरा डिटेल तो वीडियो ज़रूर देखिए। अच्छा तो लगेगा ही दोस्तों, लाइक पहले ही दबा दीजिए और जो लोग अभी भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए देखें, बीपीएससी मेंस का खास टॉपिक है जिसको कि हम लोग करेंट के साथ भी लेकर चलेंगे कि 2021 में कौन कौन से नया क्या है इसरो का। ठीक है, देखते हुए चलेंगे। इसरो की चुनौतियां क्या है उसके बारे में जानेंगे, आगे की राह क्या होगी इसकी। तो मेंस के एग्ज़ाम में आपको पूरा डिटेल लिखना ही पड़ेगा। तो डिटेल लिखने के लिए आपको डिटेल जानकारी भी होना ज़रूरी है, इसलिए आप पूरा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, देखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, आइए देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ठीक है, क्या है इसके बारे में डिटेल जानने के लिए देखते चलिए, पूरा देखिएगा ज़रूर दोस्तों। ठीक है, यह भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, पीटी वाले खासकर, और मेंस वालों को तो पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, तो ये पीटी वालों के लिए खासकर है। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, और नासा बना था 1958 में, उसे भी ध्यान रखिएगा। और इसरो पे भी सवाल बनता है, खासकर बीपीएससी में तो बनता ही है। ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास को दोहन की दृष्टि से किया गया था। इसरो ने अपने इसका जो पूर्ववर्ती नाम था, इनको एसपीआर यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की जगह ली, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापकों में से एक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई का नाम तो सब लोग जानते होंगे, इन्हीं के नाम पर रखा गया था अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम, और साथ दिए थे प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, हाल ही में के सिवान रिटायर हो गए हैं, जो पूर्व ये बीपीएससी में पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो के सिवान थे पहले इसरो के प्रमुख, जो कि अभी बनाए गए हैं। कौन बने हैं? एस सोमनाथ। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पीटी एग्ज़ाम में खासकर पूछा जा सकता है, 100% पूछने की संभावना है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ जी को। ठीक है, इसरो की उपलब्धियां क्या है, क्या क्या इसरो की उपलब्धियां है उसको भी जानना जरूरी है, और देखते हुए चलिए। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, यहाँ से भी सवाल बनता है, इसरो द्वारा बनाया गया था, जो 19 अप्रैल 1975, ये डेट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं। मेंस के लिए भी तो लिखना ही पड़ेगा, तो डेट वाइज ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। ठीक है, वर्ष 1980 में रोहिणी के प्रक्षेपण को चिन्हित किया, जो कि पहला उपग्रह था जिसे SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा गया। यह एक भारत निर्मित प्रक्षेपण यान था। पहला प्रक्षेपण यान, जो पहला उपग्रह भी था, रोहिणी के प्रक्षेपण को चिन्हित किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसरो द्वारा 2 अन्य रॉकेट विकसित किए गए, जिसका नाम आप लोग बार बार सुनते होंगे, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका भी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में रखने के लिए, और GSLV, इसका भी नाम बार बार आता होगा, उसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है,
उपग्रहों को भू स्थिर कक्षाओं में रखने के लिए। इसके बाद है, दोनों रॉकेटों ने भारत के साथ साथ अन्य देशों के लिए कई पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसके बाद IRNSS और गगन जैसे स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। और है, क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर के पानी में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। पूरा उपलब्धि क्या क्या है ये दिखाना ही पड़ेगा। गगन भारत का पहला उपग्रह आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो इसरो के GSAT उपग्रहों पर निर्भर करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें पूरा देखेंगे, चुनौतियाँ भी देखेंगे इसरो की और क्या है 2021 में कौन कौन से यान आ रहे हैं, पूरा डिटेल देखते हुए चलेंगे। ठीक है। 9 जनवरी 2014 में इसरो ने GSAT 14 उपग्रह के GSLV-DS प्रक्षेपण के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया, जिससे यह क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के केवल 6 देशों में शामिल हो गया। अभी भारत का नाम बहुत ज़्यादा ही ऊंचा हो गया है उपग्रहों के मामले में भी इसरो के कारण। इसरो की कुछ उल्लेखनीय अंतरिक्ष खोजों में चंद्रयान-1 चंद्र ऑर्बिटल, दूसरा है मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान-1 और एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष वेधशाला शामिल हैं। ये खास है इसरो की उल्लेखनीय। मार्स ऑर्बिटल मिशन की सफलता ने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया है। मार्स ऑर्बिटल मिशन की सफलता के भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-1 के बाद अपना दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया है। ठीक है। और आगे भी क्या है 2021 में इसरो की प्रमुख उपलब्धियां क्या है, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, आपको अच्छा लग रहा है ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है। 2021 में इसरो की प्रमुख उपलब्धियां हैं अमेजोनिया-1। ये क्या है, अमेजोनिया-1 गगन की 53वीं उड़ान भारत की पहली उपग्रह आधारित वैश्विक स्तर की प्रणाली है जो इसरो के GSAT उपग्रहों पर निर्भर है। PSLV C-51 द्वारा इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला समर्पित मिशन था। ध्यान रखते हुए चलिएगा। उसके बाद है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि INPE का ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया-1 अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राज़ील के क्षेत्र में विविध कृषि के विश्लेषण के लिए उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करेगा। इसके लिए किया गया था अमेजोनिया-1 का। ठीक है। इसके बाद है यूनिटीसैट यानी कि 3 उपग्रह किए गए थे। इसमें इन्हें रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। और अगला है सतीश धवन उपग्रह। ये किस लिए है, सतीश धवन उपग्रह यानी कि SDSAT एक नैनो उपग्रह है जिसका उद्देश्य विकिरण स्तर, अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना और लंबी दूरी की संचार प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। ठीक है। आइए देखें अब इसरो की क्या है आगामी मिशन, इसको भी जानना ज़रूरी है। PT एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए तो सवाल बनेगा ही, और कहाँ से सवाल बनेगा ये तो आपको ऊपर डिपेंड करेगा, आपको पूरा जानकारी रहेगा तभी आप लिख पाइएगा। तो नोट्स बनाते हुए चलिए इसरो के आगामी मिशन क्या क्या हैं। ठीक है। गगनयान मिशन, बहुत नाम सुने होंगे। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ज़रूर ध्यान रखिएगा ये नाम और ये डेट, कब किया जाएगा लॉन्च 2023 में। ठीक है। चंद्रयान-2 तक हो गया है मिशन। उसके बाद चंद्रयान-3 की तैयारी है। चंद्रयान-3 के 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान लॉन्च होने की संभावना है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। PT एग्ज़ाम वाले खासकर 3 भू प्रेक्षण उपग्रह EOS करने की EOS-4 यानी कि रिसैट 1A और EOS-6 OceanSat-3 को इसरो के PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। तीसरा EOS-2 यानी कि माइक्रोसैट स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की पहली विकासात्मक उड़ान से लॉन्च किया जाएगा। तो ये ज़्यादा
खास होगा टॉपिक, ठीक है। EOS-2 यानी कि माइक्रोसैट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की पहली विकासात्मक उड़ान से लॉन्च किया जाएगा। तो ये सवाल कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन उपग्रहों को वर्ष 2022 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, प्री एग्ज़ाम ट्रेनर आपके भाई का चैनल है, आपके दोस्त का। और अन्य क्या हैं इसमें, शुक्रयान मिशन यानी कि इसरो की भी शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान कहा जाता है। से नाम ध्यान रखिएगा, शुक्रयान क्या है, शुक्रयान मिशन है इसरो का। स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, भारत वर्ष 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो अमेरिका, रूस और चीन की लीग में एक विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब में शामिल हो गया है, ठीक है। अमेरिका, रूस और चीन का अपना अपना अंतरिक्ष क्लब है, तो भारत भी शामिल हो गया है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसरो के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, यहाँ से जानना आपको ज़रूरी है। चुनौतियों के बारे में सवाल बन सकता है मेंस में। तो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नाम मात्र का योगदान क्या है, ये भारत का योगदान वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का केवल 2% हिस्सा है। यही चुनौतियां है, बढ़ाना है हिस्सा, ठीक है। इसरो दो प्रमुख कारण, अंतरिक्ष विशिष्ट कानूनों की कमी और अंतरिक्ष से संबंधित सभी गतिविधियों पर इसरो द्वारा प्राप्त प्रभावी एकाधिकार का अभाव है। तो ये सब चुनौतियां हैं। उसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन कौन सी हुई, भारत की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों, वर्तमान में 2 राष्ट्रीय नीतियों के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां द्वारा शासित है, जो उपग्रह संचार नीति सैटकॉम और रिमोट सेंसिंग डेटा नीति RSDP है, ठीक है। सैटकॉम नीति वर्ष 1997 में पेश की गई थी और इसका उद्देश्य भारत के भीतर अंतरिक्ष एवं उपग्रह संचार उद्योग का विकास करना है। और क्या चुनौतियों में है, वर्ष 2000 में 1997 की नीति के कार्यान्वयन के लिए मानदंड पेश किए गए थे। RSDP को वर्ष 2001 में पेश किया गया था और इसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था। यह भारत के भीतर उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है और कहता है कि भारत सरकार भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से प्राप्त सभी डेटा की अनन्य मालिक है, जिसके लिए निजी संस्थाएं केवल नोडल एजेंसी के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सकती है, ठीक है। जानकारी होना जरूरी है, कितना एग्जाम में लिखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब है घरेलू अंतरिक्ष कानून नहीं होना, ये भी चुनौतियां हैं भारत की, इसरो की। कुछ समय पहले तक घरेलू अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी, क्योंकि अंतरिक्ष को घरेलू के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा जाता था। इसके अलावा निजी क्षेत्र ने हाल ही में वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि की क्षमता को महसूस करने के बाद भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश करने और बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा जताई। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष क्रांति के लिए उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति, NSTP, इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारतीय अंतरिक्ष संघ, ठीक है। और आगे की राह क्या है, लास्ट में ये भी देखेंगे। क्षुद्र ग्रह अवलोकन, पृथ्वी जवलोकन, अंतरिक्ष पर्यटन, उपग्रह प्रक्षेपण, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह इंटरनेट जैसी गतिविधियां नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के कारक होंगे, ठीक है। आपकी क्या सोचावट है, ये भी लिखना पड़ेगा। लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी, नवोदित स्टार्टअप संस्कृति, युवाओं की प्रचुरता, तकनीकी ज्ञान और इसरो के साथ पहले से ही एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करने के साथ भारत में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है, ठीक है। और आगे है, अंतरिक्ष घरेलू अंतरिक्ष कानून बनाते समय सरकार को केवल सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भारत के भविष्य को बेहतर रूप में बदलने की क्षमता है। तो ये रहा अंतरिक्ष इसरो के बारे में पूरा डिटेल, और आगे की रणनीति और उसकी चुनौतियाँ क्या है सब बता दिया गया। वीडियो अच्छा लगे कि नहीं, क्या हुआ, क्या कमी रह गई, तो बताइए ज़रूर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।